नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय वाक्य बोध के बारे में संक्षेप में सीखेंगे। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह होता है जिससे पूरा भाव या अर्थ स्पष्ट होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हम यह भी समझेंगे कि उद्देश्य और विधेय का विस्तार कैसे किया जाता है तथा वाक्यों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक आदि तथा रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 वाक्य बोध माता और पुत्र का संवाद। माँ, अरे यह क्या है? राजन, मैं नहीं बताऊंगा। माँ, मुझे नहीं बताएगा? राजन, बताऊंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ, ओ इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? राजन, खरीदे हैं। माँ ने कहा, पैसे पैसे कहाँ से आए? मतलब राजन, दोपहर को दिए थे ना। आपने पढ़ा और जाना कि हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। ध्यान रहे कि वाक्य में शब्द का उचित क्रम होना आवश्यक है। जो वाक्य बन रहा है उसमें शब्द उचित क्रम में हो, तभी अर्थ क्लियर होगा। वह खीर खा रहा है, बच्चे सो गए, तोता पिंजरे में बैठा है, चाची ने कपड़े धोए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ध्यान रहे, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सरिता सफाई कर रही है तो उद्देश्य क्या हुआ? सरिता। बंदर केला खा रहा है, उद्देश्य क्या हुआ? मतलब वाक्य किसके विषय में है? बंदर के विषय में, तो उद्देश्य हो गया बंदर। इन वाक्यों में सरिता और बंदर के विषय में कुछ कहा गया है, अतः सरिता और बंदर वाक्य के उद्देश्य हैं। किसी वाक्य में जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, जो भी उद्देश्य के विषय में कहा गया, मतलब जिसके विषय में कहा गया वो तो हो गया उद्देश्य। उस उद्देश्य के विषय में जो भी कहा गया है वह विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में सफाई कर रही है, केला खा रहा है, विधेय है। वाक्य में उसकी क्रिया ही मूल विधेय है। जो क्रिया होती है वही मूल विधेय होता है। जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वाक्य के कर्ता तथा उसके विस्तार में क्या क्या आएंगे? विशेषण, संबंध कारक आदि को छोड़ दें तो शेष अंग विधेय कहलाता है। जैसे उसके पिता। अब उसके पिता, उसके भी उद्देश्य में ही है, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है? पिता, तो उसके पिता ये उद्देश्य हो गया। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, ये विधेय हो गया। मनु ने, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि कारक भी उद्देश्य में आते हैं। जिसका जो मेन उद्देश्य है उसके कारक, उसके विशेषण उद्देश्य वाले पोर्शन में आते हैं। तो मनु ने 400 मीटर की दौड़ जीत ली है। राजन खुशी खुशी विद्यालय चला गया। उपयुक्त वाक्यों में अंशों को मिलाकर देखें तो ये पूर्ण वाक्य बन जाते हैं। इन वाक्यांशों में उसके पिता, मनु ने, राजन वाक्य का उद्देश्य है। विधेय के अंतर्गत वाक्यांश कर्ता के बारे में ही बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। मतलब जो विधेय वाला पोर्शन है वो इन कर्ता के विषय में बता रहा है, तो ये सब विधेय है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार। उद्देश्य और विधेय कभी कभी तो अकेले अकेले होते हैं, परंतु कभी कभी इन्हें स्पष्ट या पूर्ण करने के लिए इनके साथ कुछ अन्य शब्द भी जोड़े जाते हैं। ये जुड़े हुए शब्द इनका विस्तार कहलाते हैं। मतलब उद्देश्य में भी जो कर्ता के साथ जुड़े हुए हैं वे उद्देश्य विस्तार हो जाएगा, और विधेय में जो क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं वो क्रिया का विस्तार हो जाएगा, वो विधेय कहलाएगा। उद्देश्य तथा विधेय इन दोनों का विस्तार अलग अलग शब्दों के जुड़ने से होता है। जैसे मनीष पढ़ रहा है, यहाँ पर मनीष कब से पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्द जोड़ दें तो इससे वाक्य का विस्तार हो जाएगा। अभी तो क्या है? मनीष पढ़ रहा है, मनीष कब से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये सब शब्द को जोड़ दें तो वाक्य और बड़ा हो जाएगा। और जब वाक्य बड़ा हो जाएगा तो उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार दोनों का अलग अलग होएगा। वो हम अलग अलग जानेंगे। अभी हमने कर दिया इस वाक्य को, मनीष सुबह 8 बजे से कहानी पढ़ रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। तो अभी इसमें क्या है कि उद्देश्य तो मनीष ही है और बाकी ये सारा विधेय का विस्तार हो गया। अब हम इनको पढ़ते हैं अलग अलग। सबसे पहले उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार किससे किया जाता है? विशेषण शब्दों से या संबंध कारक से। परिश्रमी व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, तो यहाँ परिश्रमी शब्द व्यक्ति
उद्देश्य का विस्तार कर रहा है, मतलब व्यक्ति है इसका उद्देश्य, उसके साथ हमने क्या जोड़ा, परिश्रमी। और यदि हम ऐसे करते हैं बहुत परिश्रमी व्यक्ति, तो ये सब उद्देश्य हो गया व्यक्ति तक। दूसरा है रोमा की माँ बाजार गई, जो माँ है वो है मेन उद्देश्य। अब उसमें हमने जोड़ा रोमा की माँ संबंध कारक से, तो रोमा की माँ कर्ता का विस्तार है। ये सब उद्देश्य के विस्तार है, परिश्रमी व्यक्ति, रोमा की माँ। अब पढ़ेंगे विधेय का विस्तार। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं उन्हें उनसे वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जो क्रिया के कर्म, क्रिया के साथ कर्म, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म भी साथ में होता है, अकर्मक क्रिया में नहीं होता। और विशेषण बता रहे हैं, मान लो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं विशेषण शब्दों से, तो उनसे विधेय का विस्तार होगा। घोड़ा खुले मैदान में दौड़ रहा है, मोना रेडियो पर गा रही है। यदि सेंटेंस हमारा वाक्य ये है कि घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, कहाँ दौड़ रहा है, खुले मैदान में दौड़ रहा है, तो ये हो गया किसका विस्तार, विधेय का विस्तार। मोना रेडियो पर गाना गा रही है, मोना वाक्य है मोना गा रही है, तो मोना उद्देश्य, गा रही है विधेय। रेडियो पर गाना गा रही है, तो ये भी सब विधेय का विस्तार हो गया। ऊपर के वाक्य में आए शब्द अपने अपने विधेय का विस्तार कर रहे हैं। अब है वाक्य के प्रकार। तो अभी हमने जाना कि शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को तो कोई अर्थ निकलता हो उनको वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में वो होता है जिसके बारे में वाक्य है, और विधेय वो होता है उसके बारे में जो भी कुछ कहा गया है। उसमें उद्देश्य का विस्तार भी कर सकते हैं और विधेय का विस्तार भी कर सकते हैं। उद्देश्य का विस्तार करते हैं हम विशेषण से और संबंध कारक से, और विधेय का विस्तार में विशेषण भी आ सकते हैं, क्रिया का कर्म भी आ सकता है, तो इस तरह से विधेय का विस्तार होता है। अब है वाक्य के प्रकार। वाक्य के वर्गीकरण को दो आधार पर किया गया, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कि उनका अर्थ क्या है, रचना के आधार पर कि उनको कैसे बनाया गया है। तो अर्थ के आधार पर 8 हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो, कोई कार्य मतलब सामान्य रूप से करना या होना पाया जाता है, क्रिया का करना या होना पाया जाता है कार्य का, तो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं सो रही हूँ, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। मैं उद्देश्य है, सो रही हूँ विधेय है। सूर्योदय उद्देश्य है, पूर्व दिशा से होता है, विधेय है। फिर है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का ज्ञान हो, मतलब नेगेटिव सेंस आ रही हो, तो वह वाक्य निषेधवाचक कहलाता है कि नहीं होता, ना होना, मत करना, ये चीज़ें। मैंने आज चाय नहीं पी, वह आज नहीं आ पाएगा। उद्देश्य मैंने और बाकी सारा विधेय, दूसरे में वह उद्देश्य बाकी सारा विधेय। फिर है आज्ञावाचक, जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश होने का बोध होता हो तो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे आप अपना काम कीजिए, तुम वहाँ जाकर बैठो, तो ये आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो इनमें क्या है, दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है। विस्मयवाचक, जिस वाक्य से घृणा, दुख, खुशी, आश्चर्य, विस्मय का बोध हो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे छी कितनी बदबू है यहाँ, घृणा, आहा कितने सुंदर फूल है, खुशी, ओ वह बेकसूर मारा गया, अफसोस, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, विस्मय। संदेहवाचक, जब किसी वाक्य में किसी बात को लेकर संदेह व्यक्त किया जाए तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह सो गया होगा, मतलब डाउट होगा, वह अपने घर पहुंच चुका होगा, शायद मैं कोलकाता जाऊं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, भगवान करे वर्षा हो जाए, काश मुझे उस विद्यालय में दाखिला मिल जाए। संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भरता व्यक्त करे, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक वाक्य की निर्भरता दूसरी क्रिया पर है। जैसे बारिश बंद ना होती तो सारी फसल बर्बाद हो जाती, तो बारिश बंद ना होती, फसल का बर्बाद होना किस पर निर्भर, बर्बाद होना ना होना किस पर निर्भर है, बारिश पर। तो बारिश बंद ना होती, फसल बर्बाद हो जाती। अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो बहुत मज़े करते, यदि तुम थोड़ी और मेहनत करो तो प्रथम आओगे।
तो ये हो गया एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस कि एक वाक्य का होना दूसरे पर निर्भर करता है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य। सरल, जिस वाक्य में केवल एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, इसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए हैं, राजन खेलने गया है, स्वामी फुटबॉल खेलता है, वर्षा हो रही है। संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, मतलब सरल वाक्य एक या दो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ खाना पका रही है और शिखा मदद कर रही है, तो एक सेंटेंस तो हो गया माँ खाना पका रही है। फिर समुच्चय बोधक आ गया और शिखा मदद कर रही है, दूसरा वाक्य हो गया। वह बाजार गया तो था, एक वाक्य हो गया। परंतु अपना पर्स घर ही भूल गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। और परंतु समुच्चय बोधक हो गया। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। पहले वाले में तो दोनों ही सरल वाक्य हैं और कोई भी प्रधान नहीं है, कोई उप नहीं है, लेकिन मिश्रित में एक प्रधान दूसरा उस पर आश्रित हो, तो उसे उस वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सब जानते थे कि मोहित झूठ बोल रहा है, मैं बाजार से जो सामान लाई थी वह तुमने कहाँ रख दिया। फिर है वाक्य परिवर्तन, वाक्य से दूसरी तरह का वाक्य बनाना। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ परिवर्तन ना हो। जैसे सरल वाक्य, ज्योति के पास एक बड़ा सा गुड़िया घर है, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनाया, ज्योति के पास एक गुड़िया घर है और वह बड़ा है। मिश्र वाक्य, ज्योति के पास जो गुड़िया घर है वह बड़ा है। तो मतलब समझ गए, एक ही वाक्य को तीनों तरह से बनाया गया, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, और अर्थ चेंज नहीं हुआ। अर्थ अभी भी ये है कि भाई ज्योति के पास जो गुड़िया घर है वो बहुत बड़ा है, ज्योति के पास एक गुड़िया घर है और वह बड़ा है, समुच्चय बोधक जोड़ दिया क्योंकि संयुक्त में समुच्चय बोधक आते हैं। सरल वाक्य पास है ही कि ज्योति के पास एक बड़ा सा गुड़िया घर है। दूसरा वाक्य है अध्यापक पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हैं, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, अध्यापक कक्षा में जाएंगे और पढ़ाएंगे, संयुक्त वाक्य हो गया। ये जो समुच्चय बोधक आ गया इसमें। और मिश्र वाक्य ये अध्यापक इसलिए कक्षा में जा रहे हैं ताकि पढ़ा सकें। मिश्रित वाक्य में ये ध्यान रखना होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, तो इसलिए कुछ इस तरह से सेंटेंस का विस्तार, वाक्य का विस्तार करते हैं, कुछ इस तरह से उसको लिखते हैं कि वो ये वाली शर्त भी पूरी हो जाए कि एक प्रधान वाक्य, एक उपवाक्य, और अर्थ भी चेंज ना हो। फिर अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्य को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है, तो विधानवाचक वाक्य हो गया। अब इसका बनाना है निषेधवाचक, और अर्थ भी बदलना नहीं है। जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। फिर आज्ञावाचक, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। फिर प्रश्नवाचक, क्या मेहनत करने से सफलता मिलती है। वाचक, अरे मेहनत से सफलता मिलती है। फिर संदेहवाचक, शायद मेहनत से ही सफलता मिलती है। इच्छावाचक, यदि सफलता चाहते हो तो मेहनत करो। संकेतवाचक, यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार फिर, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के आधार पर 4 भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये जो एक बार फिर दोहराना है, ये वाक्य के बजाय शब्द वाले अध्याय का यहाँ पर लिखा गया है। ओके। बच्चों, उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए, वाक्यों की पहचान कीजिए और अभ्यास प्रश्नों के द्वारा अपनी वाक्य समझ और भाषा ज्ञान को और मजबूत बनाइए। शुभ अध्ययन।